बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्या है, एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसेस जो है उनको वातावरण के तापमान को अधिक बनाने में जो मदद करती हैं। यानी वायुमंडल में जो गैसेस हैं हमारे उपस्थित, वो पृथ्वी की सतह से निकलने वाली विकिरणों का अवशोषण कर लेती है और इनको अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ये जो है क्या है, कांच घर के आवरण के समान कार्य करती हैं। जिस तरीके से सर्दी के दिनों में पौधों को जो है ठंड से बचाए रखने के लिए ये ग्रीन हाउस का सहारा लिया जाता है, इन घरों का जो है सहारा लिया जाता है, जिससे इन घरों में क्या होता है, धूप का प्रवेश तो हो जाता है लेकिन वहाँ से ऊष्मा जब इंफ्रारेड किरणों के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करती है तो कांच के आवरण द्वारा रोक ली जाती है। इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस के भीतर का जो टेम्परेचर है वो बाहरी जो वातावरण है उसके तापमान से जो है अधिक बना रहता है। तो यदि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं ये इस तरीके से करें, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है तापक्रम को अधिक अगर बनाने में मदद नहीं करें, तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो अत्यधिक जो है कठिन जो है हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंड जो है रहेगी। और ये क्या करती है, पृथ्वी का जो तापमान जो है औसत जो ताप है उसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको बनाए रखती हैं। तो धरती के वातावरण का जो तापमान को प्रभावित करने वाले जो कई सारे कारक हैं उनमें से ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो भी एक है। जैसा कि हमने कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं और इनमें से कुछ जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। और कुछ ये जो कुछ जो गर्मी है वायुमंडल में, ये ऊष्मा जो है कुछ वो ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कुछ जो हमने स्टेप्स में जो है इसमें हम देख सकते हैं, कुछ पदों में देख सकते हैं हम। अभी हमने जैसे जो बात करी कि सर्वप्रथम सूर्य से आने वाली जो रोशनी है या जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती है, जिसका कि कुछ भाग जो है परावर्तित हो जाता है, यानी वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। फिर ये जो कुछ किरणें हैं पृथ्वी पर मौजूद जो तत्व हैं जैसे समुद्र है या पृथ्वी है उनके द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कि दोबारा से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यह जो ऊष्मा है या ये जो हीट है ये फिर से अंतरिक्ष की तरफ जाती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान जो है क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं हम। और इस ग्रीन हाउस के इफेक्ट से क्या है, पृथ्वी का तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस ग्रीन हाउस गैस में पाई जाने वाली जो मुख्य गैसेस हैं, कौन कौन सी हैं मुख्य गैसेस? सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जल वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरो कार्बन युक्त गैसेस हैं। ये जो सारी गैसेस हैं ये क्या काम करती हैं, एक पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती है। पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती है कि यदि अगर ये गैसेस उपस्थित ना हो और ये जो है इसका ताप का जो है अवशोषण ना करे, तो पृथ्वी जैसे कि हमने कहा एक ठंडे जो है ग्रह में बदल जाएगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अत्यधिक जो है ठंड हो जाएगी और वर्तमान जो जीवन है हमारा मानव जीवन जो है वो उसमें बेहद जो है कठिनाइयाँ जो है उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमने कहा कि हरित गृह जो है प्रभाव की जो गैसेस हैं इसको गर्म रखने में सहायक होती है। इनके अंदर कुछ अणु होते हैं
जो इंफ्रारेड या अवरक्त किरणों की अवशोषण की क्षमता होती है उन अणुओं के अंदर, ठीक है, उन अणुओं के अंदर इंफ्रारेड जो रेज है उनको अवशोषण करने की क्षमता होती है, जो कि पृथ्वी द्वारा उद्भासित होती है। ये जो अणु हैं इन किरणों को और इन कणों की जो ताप जो ऊर्जा है उनको अवशोषित करने के बाद जो है पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर देते हैं। और इस प्रकार क्या होगा, पृथ्वी की या दूसरे जो ग्रहों की जो सतह है उनके तापमान में जो है वृद्धि हो जाती है। और यह जो किरणों की जो ऊर्जा है, इंफ्रारेड जो किरणें हैं उनकी जो ऊर्जा है वो वातावरणीय गैसों द्वारा पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दी जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जैसे कि हम देख रहे हैं इसकी जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको हम इन्हीं से डिनोट करते हैं, CO2, CH4N2O, और ओजोन को O3 से। और इनका वातावरण में जो है प्रतिशत इस तरीके से पाया जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो पाई जाने वाली मुख्य गैसें हैं, जैसे हम बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें कई प्रकार की गैसेस हैं जो हमने अभी देखी हैं। इनमें CO2 और मीथेन की जो उत्पत्ति वो नेचुरल और कृत्रिम दोनों ही तरीके से होती है, जबकि दूसरी जो गैसेस है CFC गैसेस हैं उनका उत्पादन जो अधिकतर मानवीय स्रोतों के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करें तो इसकी जो सांद्रता है वो वायुमंडल में सर्वाधिक है, तकरीबन 350 ppm जो है उससे भी जो है अधिक ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है, जो कि लगातार जो है बढ़ती जा रही है। जैसे अगर हम बात करें 1980 के अंदर अगर ये 280 से 290 थी, जो कि अब बढ़ करके कितनी हो गई है 500 से 700 ppm जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई है। और ये इंक्रीज हो रही लगातार 0.5% जो है प्रति वर्ष के दर से जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है बढ़ती ही जा रही है। और काफ़ी सीमा तक इसकी सांद्रता स्थिर भी रहती है। और इस गैस का जो अधिकतर जो घनत्व यानी सोर्स ऑफ एमिशन जो है, निकलने का जो सोर्स है वो किस किस के अंदर है, इसमें कुछ खनिज तेल है, कोयला है, खनिज तेल, कोयला और नेचुरल गैस कंबशन, इनके जो है जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो है यह CO2 उत्पन्न होती है। और कुछ कटिबंधीय जो वर्षा वनों के विनाश के कारण भी जो है यह इसकी मात्रा जो है वातावरण के अंदर और ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी गैस जो है हमारी कौन सी है, मीथेन, जिसको हम CH4 से हम लिखते हैं मीथेन को। तो यह भी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण जो है गैस है, ठीक है। और यह जो है इसकी वायुमंडल में जो है प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। और प्रति वर्ष जो है यह 1% की दर से जो इसके अंदर वृद्धि हो रही है। मीथेन गैस में जो है प्रति वर्ष 1% की दर से इसकी वृद्धि हो रही है। जो ये मिड सेंचुरी में यानी 17वीं सेंचुरी के मध्य के अंदर अगर इसकी जो रेट थी 800 ppbv, वो रेट जो है अब इसके पार्ट्स पर बिलियन वॉल्यूम, ppbv पार्ट्स पर बिलियन वॉल्यूम, वो रेट इसकी अब हो गई है 1700, यानी लगभग जो है दुगुनी से भी ज़्यादा जो है इसकी मात्रा के अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है। यह जो गैस है ये इसकी अधिकांश जो मात्रा का जो उत्पादन है वो चौपाए जो जानवर है यानी मवेशी जो हैं उनके र्यूमन के अंदर जो है बैक्टीरिया की क्रिया के कारण जो है इनके अंदर उत्पन्न होते हैं। र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया की जो है क्रिया की वजह से इनके अंदर जो है उत्पादन होता है इनका। कुछ जलमग्न जो घास हैं, जलमग्न घास के अंदर, और धान जो होता है राइस पैडीज, जलमग्न जो धान है या दलदली जो भूमि है उसके अंदर, या भूमि भराव के अंदर, कचरे के अंदर, कूड़े के अंदर, कोयलों के दहन के अंदर, कोल माइंस यानी कोयले की खानों के अंदर, प्राकृतिक रूप से जो है गैसेस जो है उनकी पाइपलाइन में लीकेज के कारण
इन भी वायुमंडल के अंदर जो है मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर हमारी अगली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के परमाणुओं के संयोग से बनी हुई है CFC। इसका प्रभाव जो है CO2 की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा होता है। ये गैसेस जो है क्या है, लंबे समय तक जो है इनकी मात्रा वायुमंडल के अंदर बनी रहती है। और वर्तमान में जो CFC का लेवल है वो कितना है, 700 ppBV है। वर्तमान में इनका लेवल 700 ppBV है। और यह जो गैस है इसमें लगातार जो है क्या है 5% की दर से जो है प्रति वर्ष इसके अंदर वृद्धि होती जा रही है। किसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस में। और इसका जो वायुमंडल में प्रभाव है वो 2 तरीके से भी होता है, कि एक तो ग्रीन हाउस की तरह होता है जिसमें कि पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरणों को अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है, और दूसरा प्रभाव जो होता है इसका ओजोन क्षय के रूप में होता है, और ट्रोपोस्फेयर के तापमान में जो है वृद्धि होती है इनकी वजह से। और किस किस में है ये, रेफ्रिजरेशन के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर, एरोसोल क्लीनिंग एजेंट्स जो हैं, जितने भी जो हैं हमारे क्लीनिंग एजेंट्स, जो साफ़ करने वाले जो हैं एजेंट्स, उनके अंदर जो है ये CFC स्वच्छ कारक जिसको हम बोलते हैं, क्लियरिंग एजेंट्स। तो रेफ्रिजरेशन के अंदर, फोम के अंदर, प्लास्टिक फोम्स के अंदर है ये, और किसके अंदर है ये, स्वच्छ कारक के रूप में है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो निकलते हैं, टेट्राक्लोरोइथाइलिन है, टोलुइन है, मिथाइल एसीटेट है, कुछ स्टेरिलेंट फॉर मेडिकल सप्लाईज, इन सब के अंदर जो है ये गैस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा जो है इनके अंदर ये पाई जाती है, और इनके रूप में जो है ये CFC जो है निकलती है। फिर हमारी जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, एक और गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के रूप में जो है ये अधिकतर यूज़ होती है। और फॉसिल फ्यूल कॉम्बिनेशन, जीवाश्म जो है ईंधन जो है उसके दहन के अंदर इसकी जो है इसकी उत्पत्ति होती है। बायोमास बर्निंग, जैव भार जो है उसके रूप में फॉसिल फ्यूल के कोयला जैसे है, इसकी उत्पत्ति कोयला है, तेल है, या जैव भार के दहन के कारण जो है इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी जो वर्तमान के अंदर जो वृद्धि दर है वो 0.3 से 0.4% जो है प्रति वर्ष जो है इसकी वृद्धि दर जो है पाई गई है। इस ग्रीन हाउस के जो इफ़ेक्ट हैं, ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट जो हैं कई सारे जो है इस वृद्धि के कारण, बहुत सारे कारण पाए जाते हैं ग्रीन हाउस के। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण है, अर्बनाइजेशन है, उपभोक्तावादी जो है हमारी संस्कृति है, या फिर वाहनों में जो है जीवाश्म ईंधनों के जलने से धुआं जो निकलता है उसकी वजह से है। डिफॉरेस्टेशन, वनों के कटाव की वजह से जो है इसका इन गैसेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि पाई गई है। कि जैसे अगर हम कहें कि हरित पादप जो है मुख्यतः क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जो है रखने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और इन जंगलों को जो कटने का क्या मतलब हुआ, ट्रॉपिकल जंगलों में कटने का अर्थ क्या है कि इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस के रूप में निकाल दिया जाना। ठीक है, तो इससे जो है क्या है कि इन वनों के कटने से या जो जंगलों का जो सफाया हो रहा है उनसे वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह जंगलों के दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी जो है निकलती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उनमें सूर्य की किरणें भूमि में पड़ती है तो उससे भी जो मिट्टी है उसमें भी जो है कार्बन उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि इसके यौगिक जो है अधिक ऑक्सीकृत हो जाते हैं।
फिर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, इनमें जो है बायोमास के जलने से या वनों के कटने से, धान के खेत या जंतु उद्दीमक है, ये सब भी जो कारण जो क्या है इनमें सहायक है। ये सब बड़ी मात्रा के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं, मीथेन उत्पन्न करते हैं सब बड़ी मात्रा में। और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए जीवाश्म जो ईंधन है, जैसे कि भारत के लिए कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब जो है क्या रहे हैं, मुख्य सहायक रहे हैं। ये ऊष्मा के जो हैं मुख्य सहायक रहे हैं। अब औद्योगिक क्रांति जो है, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फिर जो है इसमें क्या है कि कई बहुत तेज़ी से जो है आजकल बदलाव आया है और ईंधनों की जो है इतनी ज़्यादा खपत हो रही है। इस खपत के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो है वो लगातार जो है बढ़ती भी गई है और बढ़ती जा रही है। और साथ साथ में जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, उससे जो है स्थिति हमारी और ज़्यादा जो है जटिल होती जा रही है। क्योंकि अब वायुमंडल में ग्रीन हाउस के गैसेस की जो मात्रा है वो इतनी अधिक हो गई है कि धरती की सतह से वापस लौटने वाली जो ऊष्मा है वो वायुमंडल को पार नहीं कर पाती है। ठीक है, जिससे कि जो है तापमान हमारा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, उनके द्वारा जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है या ओजोन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इनकी सांद्रता जो है लगातार बढ़ रही है। क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन का जो दहन है वो इतना तेज़ी से जो है हम कर रहे हैं, लगभग 4 मिलियन टन जो है प्रति वर्ष की दर से जो है जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है, यानी 4% की वार्षिक दर से जो है बढ़ रहा है, जिससे कि टेम्परेचर में और जो है वृद्धि होती जा रही है। तो हमें जो है इन सब को कम करना है और इस पर नियंत्रण जो है हम कैसे कर सकते हैं कि इसके लिए ऊर्जा उत्पादन का जो है हम थोड़ा सा दक्षता से उपयोग करें या फिर उसका ऐसा उत्पादन करें। कम कार्बन युक्त जो ईंधनों का उपयोग करें, हम एक ये भी कर सकते हैं कम कार्बन युक्त ईंधनों का उपयोग। और कार्बन युक्त ईंधनों के स्थान पर हम दूसरे ईंधन भी जो है यूज़ कर सकते हैं और इनके ऊपर जो है जो CFC के उत्पादन है या उपयोग हैं उनके ऊपर हम पूर्ण जो है प्रतिबंध लगा दें। और सबसे ज़रूरी वनों के विनाश को जो है हमको रोकना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाने होंगे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़ सके। और CFC के स्थान पर हम अन्य जो है वैकल्पिक रसायनों का जो है उपयोग हम जो है इन गैसेस में जो है कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं हमने करी तो हमारा जो यहाँ का टेम्परेचर जो है, पृथ्वी का जो तापक्रम जो है वो बहुत अधिक जो है बढ़ जाएगा, जिससे कि कई सारे जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स होंगे, जिससे कई सारे जो है प्रतिकूल जो है परिस्थितियाँ हमारे यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है कि विश्व के जो है अधिकांश क्षेत्रों में भयंकर तूफान आ सकते हैं और कुछ क्षेत्र जो है पूर्णतः शुष्क हो सकते हैं और कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बारिश या अतिवृष्टि जो है हो सकती है। समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ जाएगा इससे, और डेल्टा के किनारों पर जो है नगर है उनके अंदर बाढ़ का जो है बाढ़ जो है की स्थिति जो है पाई जा सकती है, बन सकती है। और उत्तरी और जो दक्षिण ध्रुव की जो बर्फ़ है उसको पिघलने से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो जो बर्फ़ पिघल करके महासागरों का जो है जल स्तर जो है उनके द्वारा बढ़ सकता है। और समुद्र के जल स्तर अगर बढ़ गया तो अनेक जो है संक्रामक रोगों का प्रसार हो सकता है। वहाँ पर जो किनारे पर जो है बाढ़ की स्थिति हो सकती है और साथ ही में जो कई सारी चीज़ें मत्स्य पालन है या झींगा पालन है या प्रॉन कल्चर जो है, फिश कल्चर जो है, पर्ल कल्चर जो है, ये सारे उद्योग जो है इसके कारण जो है प्रभावित हो सकते हैं। और कई तापमान बढ़ने से जो भारत या अन्य कई सारे जो विकासशील जो देश हैं उनमें अनाज की पैदावार में कमी हो सकती है, कृषि भूमि जो है कम हो सकती है और लोग जो है विस्थापित हो सकते हैं बड़े पैमाने पर। तो पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि है वो किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये समस्या क्या है, विश्वव्यापी है।
और हमें जो है आपसी सहयोग से इस विश्वव्यापी समस्या से छुटकारा पाना होगा। हमें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, हमें जो है हमारे पर्यावरण को जो है बचाना होगा। ठीक है, थैंक यू।